ओके तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सरल फार्मा ट्यूटोरियल। तो हम लोग बहुत अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी जो स्टार्ट कर चुके हैं अपना कोर्स। ये यूनिट फर्स्ट आपका स्टार्ट की हूँ क्योंकि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैं स्पेशली बच्चों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बहुत ही ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि ये सब्जेक्ट ही थोड़ा सा बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या थ्योरी दे दिया, लेकिन ऐसा है कि सिर्फ फ्लो डाइग्राम जो है, फ्लो चार्ट और डायग्राम जो है उनसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही ईजी है। तो चलो देख लेते हैं पहले कि इस सब्जेक्ट में और इस वीक में हम लोग एक्चुअली करने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो देखो यूनिट फर्स्ट हमारा जो है पैथोफिजियोलॉजी में, उसमें डेफिनेशन मैंने बता दी है। इसके पहले वीडियो में अगर नहीं देखें तो वो बेसिक्स है, वो ज़रूर जाके देखिएगा। तो डेफिनेशन हो गई है, बेसिक्स क्या है वो बता दी हूँ। नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ पैथोजेनेसिस क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे पैथोजेनेसिस प्रोसेस। क्योंकि और एक चीज़ मैं बताऊँ, देखो हम जो आगे ड्रग्स पढ़ेंगे, अभी डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिजीज़ेस के। तो अगर मान लो आपको बहुत ऐसा हो रहा है कभी कभी कि पैथोजेनेसिस नहीं आ रही, क्योंकि उसमें क्या है, मेन पैथोजेनेसिस जो है वो इंपॉर्टेंट होती है लिखना। तो अगर आपको बॉडी का मैकेनिज्म नहीं पता है ना, तो आप कोई डिजीज़ को अच्छे से जान ही नहीं पाओगे कभी। तो इसलिए पैथोजेनेसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने में हो जाती है। तो आज मैं बताऊँगी क्या, आपकी पैथोजेनेसिस। तो चलो समझते हैं पैथोजेनेसिस होती क्या है। नॉर्मली अगर पैथोजेनेसिस की बात करें ना, तो ये क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है कि मान लो किसी इंसान को कोई चोट लग गई या गिर गया वो, या कुछ भी मान लो हो गया। ठीक है, तो अब वो स्टार्टिंग जो प्रोसेस हो रही है वो किस किस वजह से हो सकती है, यानी उसके बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कौन से प्रोसेस की वजह से उसके चेंजेस दिख रहे हैं बॉडी में। ठीक है, तो वो एक हिसाब से पैथोजेनेसिस होती है। तो दे आर द सेवरल बायोकेमिकल मैकेनिज्म दैट मे एक्टिवेटेड बाय डिफरेंट इंजूरियस स्टिमुली एंड कॉज द सेल इंजरी। उसी को क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस मतलब सेल इंजरी, मतलब क्या होता है, अगर सेल कोई है मान लो परमानेंट उसकी डेथ हो गई है, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। तो दे आर द सेवरल बायोकेमिकल मैकेनिज्म दैट मे बी एक्टिवेटेड बाय डिफरेंट इंजूरियस स्टिमुली। इंजूरियस स्टिमुली का मतलब क्या है, कोई भी आपके हो सकते हैं। मान लो जैसे कि आपका कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है केमिकल, कुछ हो सकते हैं, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई साइनाइड वगैरह जैसे कि। ठीक है, तो वो इंजूरियस स्टिमुली होता है। तो इन सब की वजह से हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, सेल डेथ कॉज करती हैं। तो वो क्या होती है, हमारी पैथोजेनेसिस होती है। तो इसमें जो मेन 4 मैकेनिज्म है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, फिर जो आपके सिलेबस में दिया है 4, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले हमारी कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। फर्स्ट हमारी है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, देन हमारी है इंट्री ऑफ कैल्शियम। मतलब ये जो प्रोसेस है ना, इन यही प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में जो भी नेक्रोसिस या सेल डेथ होती है वो होती है। थर्ड हमारा मेम्ब्रेन डैमेज है, और लास्ट हमारा कौन सा है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग या डीएनए डैमेज। तो देखो नॉर्मली स्ट्रक्चर और मैं फ्लो डायग्राम ही बताने वाली हूँ पूरे पैथोफिजियोलॉजी में, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है, वही बस आपको मेन इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह समझ लो, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए कहूँगी कि वीडियो देख करके तभी आप नोट्स निकालिए, नहीं कि आपको नोट्स मिल गया है नीचे ड्राइव से मिल गया है बढ़िया, उसको आप डाउनलोड करके निकालें, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बिना समझे कुछ नहीं आएगा। मैं तो बल्कि सोच रही थी कि आप लोग को ऐसे नफली पेपर पे समझाऊँ और नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूँ, वो भी बहुत अच्छा रहता है उससे। फिलहाल चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस चीज़ की, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की। ठीक है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमारी बॉडी में, एटीपी आपको पता है, जो एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो वो कहाँ पे बनती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया किसी वजह से डैमेज हो गया, तो क्या होगा, हमारा एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी एटीपी हमारा फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे डाउन स्ट्रीम इफेक्ट दिखेंगे। डाउन स्ट्रीम इफेक्ट का मतलब होता है जो नीचे की आने की प्रोसेस होती है, वो होती है डाउन स्ट्रीम इफेक्ट। तो बहुत सारी प्रोसेस जो होंगी वो क्या हो जाए, बहुत तेज़ हवा चल रही है आज, तो एटीपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डाउनस्ट्रीम इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रॉस इफेक्ट, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती है वो बढ़ जाती है अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ है। तो डैमेज ऑफ द लिपिड, प्रोटीन एंड डीएनए। फिर हमारे जो अगर रॉस होता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो मैं इसको आप लोग को एक बार या तो अभी बता दूँ क्या। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होती है ना, नॉर्मल जो हमारी ऑक्सीजन होती है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन जब हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जब भी हमारी एनर्जी बनती है, तो हमारे नॉर्मल जो होते हैं वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारे बॉडी में क्या होता है, इसको ख़त्म करने की प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन मान लो कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डैमेज हो गया, यानी कुछ भी हो गया, तो इसको जो डैमेज करने, इसको जो ख़त्म करने की प्रोसेस होती है, फ्री रेडिकल को ख़त्म करने की प्रोसेस, वो क्या हो जाती है, नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, और जितने ज़्यादा
होता है, फ्री रेडिकल बनने लगते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। तो इन्फ्लामेशन वगैरह जो होता है वो भी कभी कभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर देता है, इसी को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कहते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे नॉर्मली जो भी सेल डेथ होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो फ्री रेडिकल होता है। नॉर्मली अगर तुम देखोगे फ्री रेडिकल क्या होती है, तो मेनली जैसे हमारा H2O2 हो गया, ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल बनाता है, O फ्री रेडिकल बनाता है, OH भी फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो एक फ्री रेडिकल, ये 2 फ्री रेडिकल बनाता है, ये 3 फ्री रेडिकल बनाता है। अगर आप लोग डीप में कभी पढ़ोगे फ्री रेडिकल्स तो आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जब आप देखोगे ना, तो वो हीम से जब वो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि अगर फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है तो क्या काम, मतलब तो फ्री रेडिकल ही ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। फ्री रेडिकल बनना ज़रूरी है, बस ज़्यादा अमाउंट में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो फ्री रेडिकल क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। हमारा क्या, एंट्री ऑफ कैल्शियम। देखो हमारे बॉडी में ना जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी कभी प्रोसेस में क्या होता है, हमारा एक कैल्शियम की एंट्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। तो जब मान लो कैल्शियम बहुत बहुत ज़्यादा आ जाएगा बॉडी में, तो एक्साइटेशन, कैल्शियम का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कराना, एक्साइटेशन कराना, बॉडी में कंडक्शन प्रोवाइड करना, तो एक्साइट कर देती है बॉडी को। तो जितनी ज़्यादा बॉडी एक्साइट होगी उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारी सेल डेथ होगी। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ द मल्टीपल सेलुलर एंजाइम्स। ये जो कैल्शियम होता है ये बहुत सारे एंजाइम्स जो होता है उसको भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होती है, नॉर्मली सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। जैसे डीएनएज हो गया तो डीएनए को डैमेज कर देगा, प्रोटीएज हो गया प्रोटीन को डैमेज कर देगा, तो ये सब प्रॉब्लम ही तो है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन डैमेज की। थर्ड हमारा है मेम्ब्रेन डैमेज। मतलब क्या हो रहा है, देखो ये तुम्हारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो है तो लॉस ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट, मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है, तो मान लो किसी की सेल वॉल है, ठीक है, मान लो हमारी स्किन है, अगर मान लो वहीं कहीं से डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, लॉस ऑफ कंपोनेंट, तो उससे सेल क्या हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। नेक्स्ट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोमल में क्या होता है ना कि एंजाइम डाइजेशन ऑफ द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट, क्योंकि देखो लाइसोसोम जो होता है वो बहुत सारे ऐसे एंजाइम को रखा रहता है जिसकी वजह से हमारी कहते नहीं है, लाइसोसोम क्या होती है, हमारी सोसाइटल बैग होती है, जो जिसके पास खुद ऐसे एंजाइम्स होता है जो कि जो सेल डेथ हुई रहती है उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कराता है। लेकिन अगर मान लो लाइसोसोम खुद ही से ऐसे फट गया है मान लो, ठीक है, तो सारे जो भी एंजाइम्स है वो लीक आउट हो जाएंगे, तो बाहर आने पर वो क्या करेंगे, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करने लगेंगे, तो जो सेल के जो मेन कंपोनेंट है उसी को लाइसोसोम क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों मेम्ब्रेन डैमेज होता है, ये भी सेल डेथ का मेन रीज़न होता है और मेन प्रोसेस होती है। लास्ट हमारा इसमें प्रोटीन मिसफोल्डिंग, यानी प्रोटीन कहीं पे भी बात आए तो डीएनए जरूर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो गई है। मान लो कोई डिजीज़ हो गई है, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप लोग को पता है कि नहीं, अल्जाइमर डिजीज़ होती है। तो अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, हमारी ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारी टाउ हो गया, ये सब, ठीक है, टाउ प्रोटीन होती है। और तो इन सब में क्या होता है ना, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन होती है, तो इन सब में एक्यूमुलेशन होने लगता है, यानी मिसफोल्डिंग हो जाती है। तो एक्टिवेशन ऑफ द प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, प्रो मतलब होता है कि पहले, और एपोप्टोटिक प्रोटीन यानी वो प्रोटीन जो कि क्या करती है, एपोप्टोसिस कॉज करती है। और एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है, सेल डेथ होती है, नॉर्मल सेल डेथ यानी प्रोग्राम सेल डेथ, यानी जो डेली रेगुलर सेल डेथ हो रही है वो एपोप्टोटिक बोलते हैं उसको। और प्रो मतलब क्या होती है कि अगर वो जो सेल डेथ हो रही है, मतलब एपोप्टोटिक सेल डेथ है और सेल डेथ हो रही है, उसको एक्टिवेट करने वाली जो प्रोटीन होती हैं वो प्रो। तो अगर मान लो कोई मिसफोल्डिंग हुई है डीएनए की, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो पहला हमारा है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है सारा। तो डेप्लीकेशन ऑफ द एटीपी और राइबोसोम। तो देखो क्या होता है, एटीपी मतलब पहले बता चुके कि अगर एनर्जी नहीं बन रही है तो हमारी नॉर्मली सेल डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही किसी भी सेल को फंक्शन करने के लिए। तो रिडक्शन इन एटीपी लेवल इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द सेल डेथ। तो मेजर कॉज क्या होता है इसका, एटीपी डेप्लीकेशन होता है, आर रिड्यूस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज एंड एक्शन। नॉर्मल देखो क्या कह रहा है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ लाइन टू लाइन, समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। मान लो तुम्हारी क्या है, एटीपी जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। अब अगर एटीपी तुम्हारी डैमेज हो गई तो वो कैसे हो सकती है, तो ऑक्सीजन की कमी से, यानी उसको खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो अगर तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया तो तुम्हारा नॉर्मली एटीपी ही नहीं बनेगा अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया है। या फिर क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे कुछ जैसे कुछ टॉक्सिन्स हैं, केमिकल है, तो अगर मान लो साइनाइड है, तो अगर मान लो साइनाइड वगैरह बॉडी में पहुंच जाता है तो नॉर्मली जो फंक्शन हो रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ फ्लो डायग्राम से देखो हमारा क्या है, इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है वो नहीं बन पा रहा है, यानी ब्लड फॉर्मेशन कम हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में
जो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी हमारी जो एटीपी बनती है वो दो ही मेन प्रोसेस होती है, एक तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, दूसरी तुम्हारी कौन सी प्रोसेस होती है, वो जो तुम्हारी ईटीएस में जाएगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उससे बनती है, नॉन ऑक्सीडेटिव होगी एक। तो तुम्हारी एटीपी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारा ब्लड नहीं पहुंच पा रहा अच्छे से, तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, तो एटीपी कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, या तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी। तो देखो एटीपी कम हो गया है तो तुम्हारा जो सोडियम पंप है वो क्या हो जाएगा, काम करना कम कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, यानी मैं पहले बताई थी कैल्शियम की एंट्री अगर बॉडी में बढ़ रही है तो क्या प्रॉब्लम होगी, एक्साइटेशन बढ़ जाएगा। एक्साइटेशन बढ़ जाएगा तो उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो H2 और सोडियम जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आइसोऑस्मोसिटी जो होती है वो उसकी लूज़ हो जाएगी, यानी जो आइसोऑस्मोटिक होना चाहिए कोई भी जो हमारा इंटरनल कंटेंट होता है। तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और उसे कहेंगे सेलुलर स्वेलिंग कहेंगे। तो फिर वो बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होने के बाद खत्म कहानी उसकी। तो एक चीज़ याद रखना, इनफ्लक्स मतलब होता है कि अंदर जाना अंदर आना, ठीक है, और ई फ्लक्स मतलब होता है बाहर जाना। इन मतलब अंदर, ई मतलब ई से होता है तो बाहर, इन मतलब अंदर। तो तुम्हारा कैल्शियम वगैरह सोडियम और ये सब अंदर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट हो जाएगा तो फूल जाएगी तुम्हारी सेल, तो सेल स्वेलिंग हो जाएगी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल हो जाएगा। एक चीज़ और देखो, अगर तुम्हारा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ रही है, ठीक है, मान लो, तो एनारोबिक मतलब क्या हो रहा है कि अब तुम्हारा एटीपी तो इससे बन नहीं पा रहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, तो अब एनारोबिक तो हो गई। अब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कब बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में जो तुम्हारा नॉन शुगर वाले होते हैं, यानी ग्लूकोज से नहीं, बिना ग्लूकोज के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुम्हारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो तुम्हारा जो ग्लाइकोजन होता है उसका वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन ही तो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड वगैरह में, तो वो ग्लाइकोजन जो होगा क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, पहली चीज़। तो लैक्टिक एसिड जो होता है उस वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा। लैक्टिक एसिड बनता है ना एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में, ये बायोकेमिस्ट्री में आपके अभी जो मेटाबॉलिज्म आएगा कार्बोहाइड्रेट के, तो वहाँ पे हो जाएगा क्लियर। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है, हाँ, तो इसमें देखो क्या हो रहा था कि लैक्टिक एसिड मान लो कि बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो इससे पीएच जो का कम हो जाएगा। पीएच नॉर्मली अगर पीएच हमारी बॉडी में कम होगा तो क्लम्पिंग हो जाएगा किसी चीज़ का। क्लम्पिंग मतलब क्या होता है कि वो झुंड में आ जाना, तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर क्रोमैटिन है वो आपस में क्या कर जाएंगे, एकदम से ऐसे क्लम्पिंग मतलब होता है एकदम आपस में से झुंड में आ जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में आ जाएंगे, तो वो क्या होता है क्लम्पिंग, यानी वो ख़राब हो जाएंगे पूरी तरह से, डीएनए डैमेज हो जाएगा। तो ये हो गया किस चीज़ का, आपका एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का। उसके बाद फिर अब हम देखेंगे क्या कि डीअटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम। अब देखो नॉर्मली क्या हो रहा है तुम्हारा, मैं यहाँ पे क्या बताई थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो रहा है, स्वेल हो जा रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे कैल्शियम वाटर सोडियम सब उसके अंदर आ जा रहा है, इन्फ्लक्स हो जा रहा है। तो सेल के अंदर आ जाने से क्या हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जा रहा है। तो आप लोग को एक चीज़ पता होगी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जो दो पार्ट होते हैं उसमें एक रफ साइड होती है, क्या होती है, सॉफ्ट साइड। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम आकर के बाइंड करते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो नॉर्मली जो तुम्हारा ईआर जो हो रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्वेल हो जा रहा है, तो जो जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वहाँ पे जहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड कर रहे थे वो बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी डीअटैचमेंट हो जाएगा राइबोसोम का। तो इससे क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी हमारे बॉडी के किसी भी ऐसे ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में फिर वही घूम फिरा के एक ही बात आती है कि हमारा क्या हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर होता है केसेस में, सेल इंजरी में एंड सेल डेथ में बाय ऑल पाथवेज। तो इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कैसे डैमेज होता है, इसमें कुछ है, जैसे कि पहला होगा कि मान लो साइटोसोलिक कैल्शियम बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, तो अब कैल्शियम कहाँ पे आके स्टोर होता है, हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहाँ पे स्टोर होता है जो कैल्शियम। लेकिन मान लो अगर कैल्शियम ज़्यादा आ जा रहा है तो उसका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जा रहा है सेल का, तो उसको फंक्शन काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन काम ज़्यादा कर रहा है तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा बनानी पड़ रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया कितना कर पाएगा, एक टाइम आएगा जो एनर्जी बनाने में सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद वो डेथ कर जाएगा। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन लेवल, ये तीन चीज़ जो है, मतलब इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन लेवल, ये तीन चीज़ जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती हैं। चलो फ्लो चार्ट में देखते हैं कि कैसे करती हैं। देखो मान लो ऑक्सीजन क्या है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, कम है, टॉक्सिन कम की वजह से या रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है।
तो अब देखो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा है तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा या फिर डिसफंक्शन हो जाएगा मान लो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए हो एनर्जी बनाने के लिए, तो वो डिसफंक्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब डिसफंक्शन में क्या हो जाएगा, मान लो फिर वो एटीपी जनरेशन नहीं कर पाएगा, यानी एटीपी जनरेट नहीं करेगा और जो लॉस होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज उसको क्या करेगा, ज़्यादा जनरेट करने लगेगा। अब जब ज़्यादा जनरेट करेगा तो मल्टीपल सेलर अब नॉर्मेलिटी जो होगी वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लास्ट में नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी किसकी प्रोसेस हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज अगर ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। अच्छा, एक हमारा क्या होता है सर्वाइवल सिग्नल डीएनए प्रोटीन डैमेज। अगर मान लो सर्वाइवल सिग्नल डीएनए जो है, यानी सिग्नल डीएनए वगैरह जो है वो कम हो जा रहा है या प्रोटीन डैमेज हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। अच्छा, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन क्या होती है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि देखो एपोप्टोटिक प्रोसेस होती है जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ, नॉर्मल हमारी सेल जो होती है वो डेथ होती रहती है, लेकिन जो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर प्रोटीन्स होती हैं इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो सेल डेथ हो रही है ना, वो कुछ ऐसी प्रोटीन्स को पहले से ही सिक्रीट करने लगती हैं जो कि एपोप्टोसिस कराती हैं। वर्ड को समझो, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो क्या करती है एपोप्टोसिस की प्रोसेस को बढ़ाती है, तो वो प्रो एपोप्टोटिक होती है, या तो डिक्रीज कर देती है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को। यानी देखो ये जो हमारा सेल डेथ हो रहा है, या तो ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को बढ़ा रहा है या तो उनको घटा दे रहा है जो कि प्रो एपोप्टोटिक को कम करती है, यानी एपोप्टोसिस की प्रोसेस को कम कर रही हैं। यानी मान लो अगर तुम्हें कहीं जाना है मार्केट, ठीक है, ठीक है, अब तुम्हें मार्केट जाना है, सब्ज़ी लेने जाना है, ठीक है, तो अब तुम्हें उस सब्ज़ी वाले से पैसा कम करवाना है, तो तुम कैसे करवाओगे, या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम सामान ज़्यादा लो तो हो सकता है वो पैसा कम कर दे, पहली चीज़। और या तो ऐसा हो सकता है कि तुम उसे लड़ो झगड़ो, भाई इतना दे दे, भाई इतना दे दे, तो पैसा कम हो सकता है, दो प्रोसेस होते हैं। तो उसी तरह या तो हम कोई चीज़ को बढ़ा सकते हैं या तो कोई चीज़ को घटा सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, या तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को बढ़ा दे रहा है जिससे सेल डेथ हो रही है, या तो जिससे सेल डेथ नहीं होती यानी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन उसको कम कर देता है, ये जो डीएनए डैमेज वगैरह है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें से क्या होने लगता है, लीक होने लगते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। समझ रहे हो, मतलब देखो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है जो मतलब नॉर्मली तो एंटी एपोप्टोटिक, अब मान लो अगर नहीं है एंटी एपोप्टोटिक, मतलब जो एपोप्टोटिक को कम करते हैं यानी वो कम हो गए ऑलरेडी, तो जितने भी हमारे प्रोटीन्स बाहर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या करने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। तो लीकेज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, तो इसे क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। क्योंकि देखो जैसे लीकेज होगा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का, ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है एंजाइम को, जिसे कैस्पेज कहते हैं। आप लोग को मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ पर आप चाहो तो लिख लेना, कैस्पेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, एपोप्टोसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो जैसे ये प्रोटीन लीक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैस्पेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं ये प्रोटीन्स, तो वो कैस्पेज एंजाइम क्या कर देता है, एपोप्टोसिस कॉज करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो चली जाएगी क्योंकि एक्चुअली अगर इसको कवर नहीं करेंगे ना तो चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, और ये पेपर में भी नॉर्मली पूछता है कि मैकेनिज्म क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस क्या होती है, एक्सप्लेन करो। तो आपको ऐसे फ्लो डायग्राम करके लिखना है, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई हमारी सेल है अगर वो डैमेज हो गई है तो नॉर्मल क्या होगा, जितने भी हमारे कंटेंट होंगे सेलुलर कंटेंट वो क्या करेंगे, सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। तो मेम्ब्रेन डैमेज जो है में अफेक्ट द फंक्शनल एंड इंटेग्रिटी ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। इंटेग्रिटी मतलब होता है कि जो टाइटनेस होती है इंटेग्रिटी सेल मेम्ब्रेन की, उसे क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो देखो नॉर्मली होता क्या है, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पूरी हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, ये ऑक्सीजन है, मान लो कम हो गया, एटीपी कम हो गई है, हर जगह देखो प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा अलग है। ऑक्सीजन यहाँ कम हो रहा है सबसे पहले, एटीपी कम हो गई है, तो अब क्या होगा, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस जो हो रही होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन करना है, मैं लिपिड में ये चीज़ बताई हूँ, तो वहाँ पर एनर्जी ज़रूर चाहिए, तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वो सिंथेसिस कम हो जाएगी, तो लॉस ऑफ द फॉस्फोलिपिड, तो लॉस हो जाएगा फॉस्फोलिपिड का, तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, यानी सारे कंटेंट बाहर आ जाएंगे, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, क्योंकि फॉस्फोलिपिड तो मेन हमारा फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, अगर मान लो साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ गया है, अब देखो कैल्शियम बढ़ गया तो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन, लाइपेज मतलब क्या होता है कि जो कि तोड़ने वाले होते हैं, तो फॉस्फोलाइपेज यानी फॉस्फोलिपिड जिसकी बनी है उस वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर वो एक्टिवेट हो गया तो फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, जो फॉस्फोलिपिड है जो मेम्ब्रेन बनी होती है उसको डिग्रेडेशन करेगा यानी उसको तोड़ेगा, तो फिर लिपिड ब्रेकडाउन जो हो जाएगा, प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लिपिड ब्रेकडाउन हो जाएगा, और फिर प्रोडक्ट जो हो जाएंगे सारे वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे सेल के। और इसी में फिर क्या, प्रोटीएज एक्टिवेशन,
तो दो एक तो फॉस्फोलाइपेज हो गया, वो भी एक्टिवेट हो जा रहा है। तो फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड जिसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, तो सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। प्रोटीज भी एक प्रोटीन को तोड़ देगा, प्रोटीन अगर मान लो टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइटोस्केलेटन जो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि साइटोस्केलेटन जो होती है हमारे प्रोटीज उसमें प्रेजेंट होता है ना, तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वो जितने भी प्रोटीन होती है वहाँ पे डैमेज हो जाएगी। तो प्रोटीन डैमेज होने की वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट हमारा एक इसमें है कि डैमेज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो देखो सेल हैव द मैकेनिज्म दैट रिपेयर द डीएनए, डैमेज डीएनए, बट क्या होता है, इफ द डीएनए डैमेज इज टू सीवियर टू बी करेक्टेड ड्यू टू, तो हम इसे क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे कैसे, डीएनए डैमेजिंग ड्रग से, रेडिएशन से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, सेल कॉज द सेल डेथ। तो नॉर्मली देखो क्या हो जाती है, मान लो हमारी बॉडी में क्या है, डीएनए और प्रोटीन डैमेज हो चुका है, तो नॉर्मली तो वैसे हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि डीएनए अगर डैमेज हो गया तो रिपेयर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत सीवियर अगर हम कोई ड्रग्स लिए जा रहे हैं, रेडिएशन है या फिर कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन वगैरह की वजह से बना हुआ है, तो वो हमारी सेल जो होती है परमानेंट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डीएनए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है ना, किसी भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, प्रोटीन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखो समरी में बताऊँ तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक हो गया पहला कि हमारा एटीपी मान लो अगर ख़राब हो गया, ठीक है, पहला एटीपी जनरेशन, हर जगह ये लिखना है, अगर एटीपी कम हो गया तो क्या क्या हो सकता है। देखो एटीपी कम हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बन रहा है, एटीपी में, तो सिंपल हमें पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो चुका है। अब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है तो एटीपी नहीं बन रहा है, अब एटीपी नहीं बन रहा है तो हमें क्या होगा, सोडियम पंप जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सोडियम पंप काम नहीं करेगा, सोडियम पंप काम नहीं करेगा, यानी सोडियम पंप का काम होता है कि कैल्शियम को बाहर ले जाना और पोटेशियम को अंदर लाना, ऐसे उल्टा सीधा चलता है। तो अब क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम होगा वो अंदर की ओर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा, जिससे सेल फूल जाएगी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फूल जाएगा, फिर राइबोसोम की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, पहला खत्म। दूसरा हमारा होगा कि अगर एटीपी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है तो चलो अब होगा कि चलो एनारोबिक बनाते हैं, एनारोबिक बनाएंगे तो ग्लाइकोजन कमी हो जाएगी, ग्लाइकोजन की कमी होने के साथ साथ लैक्टेट का फॉर्मेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टेट का फॉर्मेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी लैक्टिक एसिड होता है, यानी पीएच हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यूक्लियस था जिसमें क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए थी, नॉर्मल वो अपना खुले खुले रहते, तो इससे क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा कौन सा, डुप्लीकेशन ऑफ द एटीपी या फिर राइबोसोम। तो ऐसे करके बहुत ही मतलब इजी वे में मैंने यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी। पता नहीं मुझे आप लोग को समझ आया है कि नहीं, पर बहुत ही, और ऐसे फ्लो डायग्राम में ही आप लोग को प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि ऐसे मार्क्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो और मैं जो बुक से पढ़ा रही हूँ मैं आप लोग को बुक या तो शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो बुक आप, मैं ज़रूर कहूँगी कि पढ़िए उस बुक को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं एक एक लाइन आप लोग को चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत चीज़ें बताने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं क्लियर कर सकती इतने छोटे से वीडियो में। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए, आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।